हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले बहुपद के शून्यकों की परिभाषा पे एक नज़र डाल लेते हैं। बहुपद का शून्यक x निर्देशांक है जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आइए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये किसी बहुपद का ग्राफ है। तो जब आप इस ग्राफ पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बिंदु है जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि शून्यकों की जो संख्या है वो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ दिए हुए बहुपद का, वो x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसीलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा आपके पास ग्राफ ये है, इसमें आप देखेंगे कि x अक्ष पर यह ग्राफ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्या आप बता सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इस ग्राफ को देख करके निश्चित तौर पे आप बता पाएंगे। तो आपको देखना है कि x अक्ष पर ये ग्राफ कितने जगह कट कर रहा है। तो ये तो पहला बिंदु आपको ये मिल जाएगा, दूसरा आपको ये मिलेगा, तीसरा आपके पास ये है और चौथा आपके पास ये है। तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 हो जाएगी, क्योंकि इस बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 4 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगला आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है। तो आप पुनः देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक ऐसी बिंदु है जहाँ पर ये वक्र और ये x अक्ष प्रतिच्छेद हो रहा है और दूसरा बिंदु आपके पास ये है। आप यहाँ कह सकते हैं शून्यकों की संख्या 2 होगी। और क्यों 2 होगी? आप इसका उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो बहुपद का है वो x अक्ष को ये 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगला आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा है। तो इसमें आप देखेंगे ये एक बिंदु है, दूसरी ये बिंदु है और तीसरी ये बिंदु है जहां पर ये बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कितने जगह कर रही है? 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक ऐसा मात्र बिंदु है जहां पर x अक्ष को ये प्रतिच्छेद कर रही है। वास्तविक तौर पे देखिए तो ये प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है, लेकिन x अक्ष को ये स्पर्श कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये बिंदु एक ऐसी बिंदु है जो x अक्ष पे भी है और इस कर्व यानी वक्र पे भी है। तो दोनों में ये क्या हो गया? आपको कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ जिसे आप कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बिंदु है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो अतः शून्यकों की संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? इस केस में आपके पास 1 हो जाएगा। आइए हम कुछ और उदाहरण पे गौर करते हैं। आपके पास ये एक बहुपद का ग्राफ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है इस x अक्ष को कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है आपके पास ये। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बिंदु है जहाँ पर x अक्ष को ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। आइए थोड़ा फटाफट इन्हें करने की कोशिश करते हैं। ये एक बिंदु है जहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, ये दूसरी बिंदु है, ये तीसरी बिंदु है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगला आपके पास है ये ग्राफ, ये एक बिंदु, ये दूसरी बिंदु, जहाँ पर
ये ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अगला ग्राफ है ये, तो आपके पास एक बिंदु ये, दूसरी बिंदु ये, तीसरी ये, यहाँ पर ये 3 बिंदु हैं जहाँ पर x अक्ष को ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। उसी तरह से आपके पास ये ग्राफ है, एक तो बिंदु ये हो जाएगा आपके पास, दूसरा बिंदु ये, तीसरा ये, चौथा ये आपके पास। तो इस तरह से इस ग्राफ के लिए आपको शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इस बहुपद के लिए? यहाँ पे 4। क्यों 4? तो x अक्ष को ये ग्राफ 4 जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इसमें सबसे पहले हम रैखिक बहुपद को देखेंगे। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार है, ax प्लस b, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं हो सकता है और a b जो है वास्तविक संख्याएं हैं। यदि मैं ही कहूँ कि इस रैखिक बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? इसे 0 के बराबर कर देंगे और उस प्राप्त समीकरण को आप हल कर लेंगे। तो हल करने के उपरांत आप पाएंगे कि x बराबर माइनस बी बाय ए आपको प्राप्त होता है, और माइनस बी बाय ए आप जब इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविक तौर पे ये b क्या है? इस बहुपद का अचर पद है, और a क्या है? इस बहुपद के x का गुणांक है। तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं x जो है इस रैखिक बहुपद का शून्यक है, और उस शून्यक को आप माइनस अचर पद बटे x का गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे उदाहरण से सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास उदाहरण है, आपके पास 2x माइनस 8। तो यदि मैं बोलूं कि x बराबर अगर यदि मैं इस बहुपद में 4 रखूं तो आपको देखिए क्या प्राप्त होता है। इस बहुपद का मान रख दीजिए, 2 गुना 4 माइनस 8, तो आपको ये क्या मिला? 0 मिला। अर्थात जब आप x का मान 4 लेते हैं और इस का मान इस बहुपद में रखते हैं x के जगह पर, तो आपको बहुपद का मान कितना मिलता है? 0 मिलता है। इसीलिए ये 4 आपका क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। लेकिन आप इसे इस फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो आपका यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी बाय ए। तो आप अगर इस बहुपद को इस व्यापक रूप से तुलना करें तो आप पाएंगे आपके पास a यहाँ पे क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे? 2। a बराबर हमने 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो a जो है वास्तविक तौर पे x का गुणांक है, तो यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है? हमारे पास 2 है। उसी तरह से b आपके पास क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे b अचर पद है, यहाँ पे अचर पद हमारे पास क्या है? माइनस साइन के साथ है, लेकिन वो 8 है। तो आप देखिए माइनस बी बाई ए रख के देखिए कि आप देखिए तो ये 4 जो है इस बहुपद का शून्यक आपको प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। तो माइनस बी आपके पास कितना है? माइनस 8 है बटे 2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? 4, क्योंकि ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप इसे डायरेक्टली भी माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं माइनस बी बाय ए, इस फॉर्मूले से भी आप इस रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक बहुपद सभी बहुपद में से सबसे आसान है और इसीलिए इसका ये फॉर्मूला भी आसान है। तो आप याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में कुछ ये संबंध होता है, माइनस बी बाय ए। अगला बहुपद है आपके पास द्विघात बहुपद। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं होगा और a b c ये वास्तविक संख्याएं होंगी। यदि आप इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी होगी हल करने में, इसके शून्यकों को ज्ञात करने में और उनके गुणांकों में संबंध भी जानने में। तो आइए हम इसके लिए कुछ आसान सा मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस
4x प्लस 3। आप इसके मध्य पद को विभक्त करके इनका गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, -x माइनस 3x। तो ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, ये -4x ही लिखा हुआ है, और प्लस आपके पास 3 तो पहले से ही है। तो जब आप इसमें से इधर आप देखेंगे यहाँ तक, इसमें जब आप x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ से जो आपके पास यहाँ बचा है -3x प्लस 3, इसमें आप क्या करें, -3 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, कह सकते हैं x माइनस 1 गुणा x माइनस 3। तो ये आपके गुणनखंड हो गए, x माइनस 1 और x माइनस 3 इस बहुपद के गुणनखंड। आप यदि इस बहुपद का शून्यक जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि या तो x माइनस 1 शून्य के बराबर हो जाए, या फिर x माइनस 3 शून्य के बराबर हो जाए, या फिर दोनों ही शून्य के बराबर हो जाए। क्योंकि जैसे ही कोई एक पद शून्य के बराबर हो जाएगा तो शून्य गुना कोई दूसरी संख्या वो शून्य ही होगा। तो आप इसे दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर आपको क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसी तरह से आप चाहते हैं कि x माइनस 3 बराबर आपके पास शून्य हो जाए, तो यहाँ से x आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो अर्थात 1 और 3 इस बहुपद का शून्यक होगा। क्यों शून्यक होगा, क्योंकि इस x के स्थान पर जब आप 1 रखकर इस बहुपद को हल करेंगे तो इस बहुपद का मान आपको शून्य मिलेगा। उसी तरह से आप इस बहुपद में x के जगह 3 रख करके जब हल करेंगे तो इस बहुपद का मान क्या मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। तो ये 1 और 3 इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये तो हो गई इस बहुपद के शून्यक की बात। अब इनके गुणांक पर नजर डालते हैं और इनके शून्यक और गुणांकों में संबंध देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इस व्यापक रूप को इस बहुपद से तुलना करेंगे इनके गुणांकों की, तो आप पाएंगे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो a बराबर आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक b है और इस बहुपद में x का गुणांक -4 है। तो आप कह सकते हैं कि b बराबर आपको यहाँ से क्या मिला, -4 मिला। और c चूंकि अचर पद है और इस दिए हुए बहुपद में अचर पद आपके पास 3 है, तो c बराबर आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो आपके पास ये 2 शून्यक हैं, तो इनका योग कितना है, तो ऐसा लिखते हैं इन्हें, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होगा, आइए देखते हैं। 3 प्लस 1 जब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये तो हो गई इनके शून्यकों के योग की बात। क्या ये योग जो शून्यकों का योग है, इनको हम इनके गुणांकों के रूप में किसी तरह से लिख सकते हैं क्या? आप पाएंगे कि इसे हम, ये देखिए b जो है उस माइनस टर्म के साथ है, तो -b बटे a। जब आप इस -b/a को हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 4 के बराबर ही आता है। कैसे, आइए देखते हैं। -b तो माइनस तो हमने लिख दिया, और b आपके पास पहले से ही क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो -4 बटे a क्या है, 1 है हमारे पास यहाँ, तो 1 रख दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 बटे 1, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। तो ये तो आपने देखा इनके शून्यकों का योग और इनके गुणांकों में संबंध। अगर यदि थोड़ा और गौर करें तो आप पाएंगे कि -b वास्तविक रूप में क्या है, वो आप माइनस को अभी नजरअंदाज कर दीजिए, b वास्तविक तौर पे है क्या, तो आप पाएंगे इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं शब्दों में। चूंकि b जो है वो x का गुणांक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गई, आप इनको शब्द में लिख सकते हैं, और ये था डायरेक्ट आप इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक के आधार पर लिख सकते हैं।
दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ये सिर्फ शब्द में लिखा हुआ है और ये आपको एक किसी ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला जो शून्यकों का गुणनफल है, उनके बीच हम संबंध को जानने की कोशिश करते हैं और उनके गुणांकों में। तो शून्यकों का गुणनफल, तो आपके पास शून्यक 1 और 3 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा? 1 गुना 3 जब करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? वो 3 ही मिलेगा। और जब आप इस गुणनफल पे ध्यान देंगे और इस गुणांकों पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस आप गुणनफल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, C/A, क्योंकि C हमारे यहाँ पे क्या है? 3 है और A क्या है? 1 है, तो 3/1 हमारे पास क्या होगा? वास्तविक तौर पे ये 3 ही लिखा हुआ है। और जब आप C/A पे ध्यान देंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? देखिए, तो इस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक। इस C/A को आप अचर पद बटे x² का गुणांक भी लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों एक ही हैं, बस फर्क ये है कि मैंने शब्दों में लिख रखा है और ये किसी सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो आपने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के संबंध में बारे में जाना। तो आप यहाँ से इनको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको जानने में कुछ आसानी होगी। मैं यहाँ पर एक बॉक्स में लिख लेता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a आपके पास शून्य नहीं है, अर्थात a शून्य के बराबर ना हो, और मान लीजिए कि इनके जो दो शून्यक हैं वो अल्फा है और बीटा है। अल्फा बीटा से आप घबराएं नहीं, ये एक जैसे ABCD या XYZ मानते हैं उसी तरह से अल्फा बीटा हमने कुछ मान रखा है। तो आप शून्यकों का योग पे अगर बात करें तो आपके पास अल्फा और बीटा क्या है? ये शून्यक है, तो शून्यक का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा हमने क्या लिखा? शून्यकों का योग, तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ से -B/A। और दूसरा हमने लिख रखा है शून्यकों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा? C/A, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये C/A, आप इसे C/A लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि अल्फा और बीटा क्या है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उनको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के लिए हमने अल्फा और बीटा जो है इनके शून्यक मान रखा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया, जो कि -B/A के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। तो ये आपने देखा कि इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। तो यहाँ से आप एक चीज इनको अगर रिवर्स तरीके से सोचें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि x बराबर जब अल्फा है या x बराबर जब बीटा है तो इस द्विघात बहुपद का मान क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। इसीलिए तो ये x बराबर अल्फा इस बहुपद का शून्यक कहला रहा है और बीटा भी शून्यक है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं x माइनस अल्फा बराबर शून्य, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अल्फा वाले पद को इस तरफ लेता आया तो यहाँ पे बचा क्या? शून्य, और यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ इधर क्या हो जाएगा? माइनस। उसी तरह से मैं x माइनस बीटा बराबर शून्य लिख सकता हूँ। तो आप पाएंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों इस बहुपद को, अगर यदि मैं बोल दूं कि ये px है, तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px का गुणनखंड है। अगर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूं गुणनखंड का मतलब, तो आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में कि मैंने बोला 4 और 3 12 का गुणनखंड है। ये 4 और 3 12 का गुणनखंड है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 गुना 3 जब हम करेंगे तो वो हमें 12 के बराबर मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 और 3 इसके गुणनखंड है। तो इसी के तर्ज पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको px जो है वो इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आपने यहाँ पे गुना कर दिया। और px वास्तविक में है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ पे आप एक k लगा दें, जो k क्या होगा आपके पास अचर है। k हमने इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि आपको ना तो अल्फा का मान पता है ना ही बीटा का मान पता है। तो वो मान लेते हैं कि कुछ संख्या है उसका k गुना है। जब आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि k को आप बाहर रख लें और यहाँ पे गुना करें, तो x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास माइनस अल्फा है, उसको x से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा x। फिर इस x को इस बीटा से गुना करना पड़ेगा, तो आपके पास हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पर तो माइनस बीटा x। और फिर इस अल्फा को इस बीटा से भी तो गुना करना है, तो माइनस अल्फा गुना माइनस बीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। अब आप क्या करें, इस पूरे जो एक व्यंजक है इन्हें आप सिंप्लीफाई कर लें। तो आप के यहाँ तो लिख ही सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो x तो हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, अल्फा और बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे आपके पास पहले से अल्फा बीटा तो है ही। अब मैं k को पूरे पद से गुना कर देता हूँ, आपको जो प्राप्त होगा वो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स से गुना होगा ये, प्लस के अल्फा बीटा। तो आपके पास ये px है, क्या है ये, px के बराबर है। और px वास्तविक में है क्या हमारे पास, px हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। आप यहाँ पे इसे लिख लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जब आप इनके गुणांक की तुलना इनके गुणांक से करेंगे तो आप पाएंगे कि a बराबर आपके पास k है। वो कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ये a है, और यहाँ पे गुणांक क्या है, k है, तो a बराबर k हो गया। उसी तरह से जब आप b की तुलना करेंगे तो b क्या है, वास्तविक तौर पे x का गुणांक है, और यहाँ पे आपको पास x का गुणांक क्या है, ये पूरा। तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन भी इसके साथ आएगा, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं c की बात करूं तो c क्या है, एक अचर पद है, और यहाँ पे अचर पद हमारा क्या है, वो है के अल्फा बीटा। और जब आप इसे थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करेंगे इसमें, तो आप पाएंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग लिखा हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पे अल्फा गुना बीटा वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। आप के को एक भी, के का मान एक मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे के का मान एक मान रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखिए, अगर के को मैं अगर बोलूँ, यदि के बराबर 1 में मान लूँ तो आपको px क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो px मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये x से गुना होगा और यहाँ पे अल्फा बीटा होगा। आप ध्यान दीजिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग ही तो है, क्योंकि आपको पता है अल्फा बीटा आपने पहले ही मान रखा है, ये शून्यक है इसके। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो आपने देखा किस तरह से इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम त्रिघात बहुपद को विस्तार से देखेंगे। हाँ, एक छोटा सा टिप है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में घुमा करके पूछ लिए जाते हैं। जैसे बोल दिया जाएगा कि आपके पास 2 और 3
px बहुपद का गुणांक है। तो आप इस px को फाइंड आउट कीजिए, यानी प्राप्त कीजिए। तो कैसे प्राप्त कीजिएगा? आपके पास दो गुणांक दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। और ये भी कहा जा सकता है प्रश्न में कि px एक द्विघात बहुपद है, तो उस द्विघात बहुपद को प्राप्त करें। तो आप जब देखेंगे कि 2 और 3 इसके शून्यक हैं, तो ठीक आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया वैसे ही चले। तो आप मान लें कि x बराबर 2 रहा होगा या फिर x बराबर 3 रहा होगा। तो जब x बराबर 2 रहा होगा और x बराबर 3 रहा होगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x माइनस 2 और x माइनस 3 इस px का वो गुणनखंड रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने वही लिख रखा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस px का गुणनखंड है। और वो क्यों गुणनखंड है, तो यहाँ पे मैंने उसको समझा रखा है आपको एक उदाहरण के माध्यम से। तो आप क्या करें, उस px को प्राप्त करने के लिए px बराबर इस दोनों का गुणा कर दें, और वहाँ पे मान लें कि कोई आपके पास एक k अचर है, जैसे यहाँ पे मैंने मान रखा है k एक अचर है, और आप इसे गुणा कर लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप k का भिन्न भिन्न मान रखिए, और उस भिन्न भिन्न मान के लिए आपको px भी भिन्न भिन्न मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर k का मान 1 मान रखा था, तो k 1 के लिए एक ये द्विघात बहुपद मिलेगा। k अगर दी कोई, यहाँ पे मान लीजिए कि k कोई दूसरा व्यक्ति 4 मान लेता है, तो उस 4 के लिए ये बहुपद कुछ और आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछ लिया जाता है कि आपको शून्यक दिए होंगे द्विघात बहुपद का और आपसे द्विघात बहुपद पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।